हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबके प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अच्छा, जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए थे, आप मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताओ कि आपको प्री बोर्ड में यहाँ से कितनी हेल्प मिली है, प्रैक्टिस सेशन से कितनी हेल्प मिली है। क्योंकि अब हम अल्टीमेट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। 20 तारीख को आपका साइंस का पेपर है, ठीक है ना। तो सारे चैप्टर्स के बिल्कुल कोर माइंड मैप की तरह रिविजन्स हो जाएंगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। बहुत छोटा लेक्चर रहेगा ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन नंबर 23। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अगले सेशन के लिए तैयार रहना। सारा सारा मटेरियल जेई मेंस तक का, एडवांस तक का आपको फ्री मिलने वाला है। जो भी बच्चे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th, 2 साल पूरा का पूरा मटेरियल आपके लिए फ्री रहेगा, पीसीएम, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू क्या होती है। तो देखो, मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, मिली। मिली मीन्स 10⁻⁻³ तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻³ और माइक्रो, ये साइन होता है माइक्रो का, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, 10⁻⁻⁶। तो 1 माइक्रो एम्पियर क्या होगा बेटा, 10⁻⁻⁶ कई बच्चे इन वैल्यूज़ को ही भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में अगर सबसे पहले कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो ना, सबसे पहले चेक करनी है उनकी यूनिट क्या है, यूनिट ऐसा यूनिट है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये मिली एम्पियर में करंट दे देते हैं, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द बैटरी एंड रियोस्टेट। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये हमारी हो गई बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं बहुत छोटे से टाइम में। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है बेटा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, रियोस्टेट। ये मीन्स आप ना तो कोई और पैरामीटर आप चेंज नहीं करोगे, ना करंट चेंज करोगे, ना वोल्टेज चेंज करोगे, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करोगे, फिर भी आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको बच्चे भूल भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी का काम क्या है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है लैम्प के फिलामेंट्स बनाने के लिए, तो क्यों, ठीक है, क्यों किया जाता है। देखो, वर्किंग देखो इसकी कहाँ पे हो रही है, यूज़ केस इसका कहाँ पे है। हमें बल्ब का फिलामेंट, बल्ब में हमें क्या चाहिए, लाइट। लाइट कैसे आ रही है, जब ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और ग्लो कैसे करेगा, जब इस पे क्या होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी, हीट के कारण चीज़ें ग्लो कर जाती हैं। आप एक लोहा ले लो, ठीक है, जब उसको आपने हाथ में पकड़ रखा है, ठंडा लोहा है, उसका कलर कुछ और होगा, उसको आप आग में रखो बहुत टाइम तक, वो रेड हो जाएगा, रेड करके ग्लो करने लगेगा। तो हीट के कारण क्या हो रहा है, चीज़ें ग्लो कर रही है। अब हीट के कारण चीज़ें ग्लो कर जाएं, ठीक है, और वो ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। ख़राब ना हो तो हीटिंग के लिए दो चीज़ें चाहिए भाई। अब करंट आपके घर में सेम आ रहा है, ठीक है, करंट तो एक ही आ रहा है, 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का करंट आ रहा है पावर सॉकेट्स में, तो उसको तो करंट को तो आप चेंज नहीं कर रहे। तो हीटिंग के लिए फिर दूसरी चीज़ क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी, हीटिंग होगी। अब चलो हीटिंग तो हमने करा दी, रेजिस्टेंस बढ़ा के हीटिंग करा दी। टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है जी। अब हीटिंग के कारण ये जल ना जाए, ये मेल्ट ना हो जाए, इसी के लिए क्या चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए। क्या चाहिए हमें, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए। तो रटने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, सिर्फ यूज़ केस देखो कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। वाई डू वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉपर और
कॉपर ले लो या एल्यूमिनियम ले लो, आप इन्हीं का इस्तेमाल क्यों करते हो? ठीक है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी हाई है। सिंपल सी बात है ना भाई, कंडक्टिविटी हाई होगी तभी तो एफिशिएंटली हम वर्क करा पाएंगे। कंडक्टिविटी इज हाई, जितनी हाई कंडक्टिविटी होगी उतना आसान होगा करंट को जाना। और ये बहुत लंबी लंबी भी बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल भी होती हैं, दूर दूर तक आप इनको क्या ले जा सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो इनके थ्रू करंट। अब आपने सुना होगा सिल्वर बेस्ट है ना, लेकिन सिल्वर महंगा भी तो है, तो फिजिबिलिटी भी आपको देखनी है, कॉस्ट भी तो आपको देखनी है। क्लियर? तो इसीलिए कॉपर या एल्यूमिनियम चूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? अब वोल्ट मीटर लगता कैसे? मान लो ये कोई लोड है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इस वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, आगे ये कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्टेड होंगे। क्लियर है बेटा? चलो कर देते हैं इसको। अब इसका काम क्या है, यहां से अगर V वोल्ट आ रहा है तो यहां पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसको मेजर करेगा कौन? ये वोल्ट मीटर। अब देखो करंट यहां से चला, अब इस पॉइंट पे आके करंट के पास दो रास्ते नहीं होंगे, करंट के पास दो रास्ते हो गए, एक तो ये ऊपर भी जा सकता है या ये सीधा भी जा सकता है। अब हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखनी है वोल्टेज, तो हम चाहेंगे कि सारा का सारा करंट यहीं से जाए, तो वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाना चाहिए। तो अगर वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाना चाहिए तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, तभी सारा का सारा करंट यहां से जाएगा, और करंट यहां से जाएगा तो हम वोल्टेज निकाल पाएंगे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। समझ आई बात? तो मतलब वोल्ट मीटर में ही अगर कुछ करंट चला गया तो यहीं पे कुछ ना कुछ वोल्टेज, अगर ये 10 वोल्ट की थी, ठीक है ना, अगर ये बैटरी आपने 10 वोल्ट की लगाई थी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस 1 वोल्ट 2 वोल्ट यही खा जाएगा। क्लियर है? तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो तो करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं। करंट की क्या खास बात होती है? करंट वो वाला रास्ता चुनता है बेटा जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो। करंट वो रास्ते पे चलना पसंद करता है जहाँ पे उसको कोई रेजिस्टेंस ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो ये यहाँ से अवॉइड करेगा जाना। तो आइडियल रेजिस्टेंस का, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द टू वायर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई यहाँ पे दो वायर शो की गई हैं, पूछा हुआ है ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। ठीक है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा ये हम निकाल लेते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और वो क्या है कि एक्स का मटेरियल क्या है और वाई का मटेरियल क्या है, मतलब ये किसकी बनी हुई है, कोई कॉपर की है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, let us assume both x and y are of same material, are of same material। तो सेम मटेरियल से क्या होगा? सेम मटेरियल का मतलब अब इनकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई, x की रेजिस्टिविटी और y की रेजिस्टिविटी क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है ना, अगर मटेरियल अलग अलग होगा तो इनका रेजिस्टेंस वैसे ही नहीं हम बता पाएंगे। चलो, अब इनकी लेंथ, एरिया सेम है, एरिया ऑफ x इज इक्वल टू एरिया ऑफ y, बट जो लेंथ है वो अलग है। x की लेंथ y से हाफ है, y की लेंथ क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अब x की अगर हम बात करें और y की बात करें, रो भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा यहाँ पे लेंथ के। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और लेंथ क्या है? y की ज़्यादा है x से, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? y का ज़्यादा होगा x से। तो ऐसे आपको अगर सब्जेक्टिव भी आता है तो ऐसे आपको शो करके आना है। ठीक है,
क्लियर है। और कितना ज़्यादा होगा ये भी अगर पूछ लें तो देखो लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। आर वाई इज ट्वाइस ऑफ आर एक्स। बाकी सब कुछ सेम है, लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा यहाँ पे डबल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A large number of free electrons are present in the metal yet no current flows in the absence of electric potential across it। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, आयरन का पीस ले लिया, वायर ले ली, कॉपर वायर ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक कॉपर वायर को तोड़ के पकड़ लो और उस पर कोई पीवीसी भी ना हो, ठीक है, मतलब इंसुलेटेड भी नहीं है वो, तब आपको कोई करंट लगता है? नहीं लगता। तो कंडक्टर तो ये अब भी है, ठीक है ना, कंडक्टर ही है ये, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर मैं इसके साथ कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, तब तो मेरे को करंट नहीं लग रहा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अगर हम लगा देते हैं, पोटेंशियल का मतलब अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ तब मेरे को करंट लग जाएगा। यार ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन जो है बहुत रैंडम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहे होते, ये इधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मान लो ये इधर मूव कर रहा है, इसका करंट क्या बनेगा, इधर बना, इसका करंट इधर बना, ठीक है, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं कर पाता, तो आपको कुछ भी झटका वटका नहीं लगता, ठीक है। कॉपर की वायर पकड़ लो आप, कोई काट लो एक कॉपर की वायर, उसको इंसुलेशन हटा दो, कोई करंट थोड़ी लगेगा आपको। क्वेश्चन ये था। तो इसका रीज़न क्या है, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तब तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है और उससे कोई नेट करंट हमारा नहीं बनता। पोटेंशियल लगाने से क्या हो गया भाई, अब पोटेंशियल लगाने से ये वाला हिस्सा क्या हो गया पॉजिटिव, ये वाला साइड क्या हो गया नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव वाली साइड भागेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव वाली साइड भागेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो करंट क्या बनेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा, तो आपको करंट लगेगा। अब यहाँ पे नेट करंट की वैल्यू है, यहाँ पे नेट करंट ही खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे इनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं कई बार, ये नंबर फिर कटते हैं। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर बट द मोशन इज रैंडम मोशन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, तो वहाँ पे इन कोई करंट नहीं होता। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्किट डायग्राम शोन टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, सेम मटेरियल, बट ए इज थिकर देन बी। ए जो है वो मोटी है। विच एमीटर A1 और A2 विल इंडिकेट हायर रीडिंग ऑफ करंट। भैया ये दो एमीटर लगा रखे हैं, इनमें से किसकी रीडिंग ज़्यादा होगी? ए मोटी है, ए वायर जो है वो मोटी वायर है, बी वायर जो है वो पतली वायर है, ठीक है। अब अगर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो थिकर वायर होती है, थिकर वायर मतलब इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल लेंथ भी सेम है, ए की लेंथ और बी की लेंथ भी सेम है, ए का मटेरियल बी का मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम है। इस कारण से जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब एरिया किसका ज़्यादा है, थिकर वायर कौन सी है, ए वायर, ए जो है वो मोटी वायर है, तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कम। और अभी हमने बात की है करंट कौन से रास्ते से ज़्यादा जाना पसंद करता है, जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिले, तो ए से ज़्यादा करंट जाएगा। ए से ज़्यादा करंट जाएगा तो ए के साथ कौन सा अमीटर लगा हुआ है, A1, तो A1 की रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। A1 की रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है भैया। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ से करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा। और ये क्वेश्चंस ना, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन गूगल पे टाइप कर लो, आपको ईयर मिल जाएगा कि कौन से ईयर का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड। हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज इफ इट इज स्ट्रेच्ड
सो दैट लेंथ इज डबल। चलो अच्छा क्वेश्चन है भाई कि पहली बात तो रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो जी ये इसका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर की ये लेंथ हो गई, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा भाई, ये एक कंडक्टर है किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, उस मटेरियल को तो आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो कॉपर का है तो कॉपर का रेजिस्टिविटी सेम होती है, फिक्स ही रहेगी, चाहे आप छोटी वायर ले लो चाहे बड़ी ले लो। एल्यूमिनियम का है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे एंड एरिया पे। लेंथ और एरिया पे, लेंथ और एरिया को आप कम ज़्यादा करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस को तुमने खींच के डबल कर दिया, कि लेंथ डबल कर दी, मान लो पहले ये था, इनिशियली ये थी लेंथ L, एरिया A, और लेंथ अगर L है एरिया A है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो, रेजिस्टेंस क्या होगा रो L अपॉन A। अब हमने क्या कर दिया, अब इसका सिनेरियो क्या बनाया, इसको खींच दिया तुमने, इसको खींच के लंबा कर दिया, इतना कर दिया कि इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, मान लेते हैं लेंथ L डैश है, इसका नया एरिया। अब किसी चीज़ को आप खींचोगे, लंबा करोगे, इसी को खींच के, कोई और मटेरियल तो आप ऐड नहीं कर रहे इसमें, ये एक और आपने वायर लगा के जोड़ दी है, इसी वायर को खींच के लंबा करा है, खींच के लंबा करा है तो ये पतली भी होएगी, पतली भी होगी तो इसका एरिया भी चेंज होएगा, एरिया हो गया A डैश। लेकिन मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो इसकी क्या रहेगी, रो ही रहेगी। अब लेंथ का रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो नई लेंथ है वो पुराने वाले से डबल है, ठीक है। लेंथ इज डबल, लेंथ सेम, लेंथ डबल कर दी, लेकिन एरिया तो हमें पता ही नहीं एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है, एरिया आधा हुआ है आधे से कम है, क्या रिलेशन है एरिया का वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें क्या पता है कि इन दोनों की, इसी वायर को आपने खींचा है, कोई और मटेरियल ऐड नहीं किया, तो इनकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है आपको कि आपने अगर स्ट्रेच करा है तो वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। पहले वाले का क्या होगा, ए इंटू एल, दूसरे वाले का एरिया ए डैश, लेंथ एल डैश। अब ए डॉट एल इज इक्वल टू ए डैश, एल डैश हमें पता है क्या है, ट्वाइस ऑफ एल, यहाँ से एल से एल कैंसिल हुआ तो ए डैश की वैल्यू क्या आई, ए बाय 2। एरिया में रिलेशन ऐसे निकालना होता है कि एरिया कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, क्या रिलेशन उसमें बना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है बेटा कि वॉल्यूम सेम रहेगी। आप अगर स्ट्रेच कर रहे हो, आपने कोई मटेरियल ऐड नहीं किया, तो पहले जितनी वॉल्यूम थी अब भी उतनी ही वॉल्यूम इसकी रहेगी। तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका आर डैश था, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो लेंथ में रिलेशन क्या है, 2L हो गई है, और एरिया A बाई 2। तो जो R डैश आया वो क्या आया, 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A क्या था, पुराने वाले का रेजिस्टेंस था, तो R डैश इज इक्वल टू 4R। मीन्स नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले से 4 गुना हो गया, ठीक है। जो हमने, अगर आपने खींचा इसको तो इसके रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ा, नए वाले वायर का रेजिस्टेंस इस पुराने वाली से 4 गुना हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस आया ही कैसे, ठीक है ना, हम पढ़ लेते हैं कि करंट को क्या करता है, रेजिस्टेंस रोकता है, रोकता है, क्यों रोक रहा है, रेजिस्टेंस वायर में आपने कहाँ से डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस अपनी ही एक प्रॉपर्टी से बनता है। वायर के अंदर क्या हो रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम भी हो सकता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलाइन हो गए, ऑलमोस्ट लगा लो आप 99.9% इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलाइन हो गए। फिर भी जब करंट चलेगा, ये चलेंगे एक दूसरे से, इनमें कोलिजन भी तो होगा,
ये एक दूसरे से कोलाइड भी तो करेंगे, और कोलिजन होगा तो इनका मोशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन के कारण जो हिंड्रेंस डेवलप हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोलिजन से जो हिंड्रेंस डेवलप हो रही है वो हिंड्रेंस ही आपकी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। क्लियर है? तो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, द एटम और द मॉलिक्यूल ऑफ कंडक्टर प्रोड्यूस एन हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उन्हीं के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। करंट भी उन्हीं के चलने से बन रहा है, तो रेजिस्टेंस भी उन्हीं के कोलिजन से बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनसे क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। और वो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन भी हो, और हो सकता है क्या, होता ही है। ठीक है, हायर क्लासेस में जाके, आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब कुछ आएगा। तो जब वो कोलाइड करते हैं, उसी कोलिजन से जो हिंड्रेंस डेवलप हुई उसी को आपने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स के कारण ही क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है बेटा, तो इसी हिंड्रेंस को हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे, चार्ज को पास होने दे। रेजिस्टर क्या होता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जो एक सब्सटेंस हो जिसका रेजिस्टेंस फिक्स हो, कुछ वैल्यू हो। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसके कारण वो करंट को अपोज करता है, के कारण वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स। रेजिस्टिविटी दी हुई है भाई ए और बी की। ए की रेजिस्टिविटी है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और बी की रेजिस्टिविटी है 520 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आउट ऑफ दीज टू नेम द एलिमेंट दैट कैन बी यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ बल्ब। ए हमें फिलामेंट के लिए यूज करना है, और बी में हमें क्या चाहिए, वायर फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मतलब आप इसमें से बिजली प्रोवाइड कराना चाहते हो बहुत दूर दूर तक के इलाकों में। तो चलो, फिलामेंट की अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि फिलामेंट के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। अब किसका ज़्यादा है, ए का या बी का, या रेजिस्टिविटी बोल लो, रेजिस्टिविटी दी हुई है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं। फिलामेंट के लिए हाई रेजिस्टिविटी चाहिए। अब रेजिस्टिविटी चेक करने में बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। पहली बात तो क्या चेक करना है, दोनों की यूनिट, यूनिट सेम है, बिल्कुल, एक काम हमारा खत्म। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 10⁻⁸ यहाँ पे है, 10⁻⁸ यहाँ पे है। वैल्यू से भी बहुत फर्क पड़ेगा, अगर वैल्यू ही कम ज़्यादा होगी तो या इन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर चेक किया करो, पावर क्या है, सेम है, फिर आगे का नंबर चेक करो। ये 1.6 है, ये 520 है, मतलब 1.5, दो भी नहीं है ये, और ये 520। तो किसकी ज़्यादा है, बी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे फिलामेंट के लिए कौन सी वायर यूज़ करेंगे, वायर बी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, जब उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और रेजिस्टिविटी कम किसकी है, ए की है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सी वायर चुनेंगे, ए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, जस्टिफाई भी हमने कर दिया है क्योंकि ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई, और ये फाइनल हमारा आंसर हो गया, फिलामेंट के लिए वायर बी और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए वायर ए। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे कुछ, आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी पॉलिश हो गए होंगे। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मेरे को कमेंट में बताओ आपको कितनी हेल्प मिल रही है, ताकि अब हम और अल्टीमेट अपने रिवीजन करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।